हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब एक रेखीय एक गति रेखीय गति रैखिक गति के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स लोग देखेंगे इसमें, जो कि लूसेंट बुक का है। लूसेंट का बुक होता है ना, उसका बुक है, जो कि एयरफोर्स काम के लिए भी यूज़फुल है, एसएससी के लिए यूज़फुल है, आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आपको सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकालने के लिए कहते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं? सिंपल, त्वरण का मतलब होता है नॉर्मली इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या जानते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड। और टाइम इस तरह से मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसको फाइनली मिलाते हैं तो क्या आ जाएगा? मीटर सेकंड टू द पावर -2 होगा, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग त्वरण का ऐसा ही मात्रक या एक्सेलरेशन का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, इसी तरह से निम्न में से कौन भौतिक राशि सदिश है? इसमें कौन सा भौतिक राशि सदिश है? सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन डायरेक्शन के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है। सदिश का मतलब वेक्टर, तो जनरली बोलते हैं वेक्टर भी बोलते हैं। इसमें से कौन सा वेक्टर? तो दूरी है, तो दूरी तो ऐसा ऐसा कैसा भी हो सकता है। चाल भी वेक्टर नहीं है, ये सदिश राशि नहीं है। और क्या है? द्रव्यमान भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। विस्थापन, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, ए से बी या कहीं से भी कहीं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश राशि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, समरूप चाल से गति का अर्थ है। समरूप का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि हर एक इंस्टेंट पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला तो जो भी होगा, चाल अगर 10 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है, यहाँ से भी 10 किलोमीटर 1 घंटा में ही जाएगा, तो ही इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका क्या होगा? वृत्तीय पथ का वृत्तीय होना नहीं होगा। दूसरा, वेग का अचर होना नहीं होगा। ठीक है, पथ का सरल रेखा होना नहीं होगा। यहाँ पे चाल का अचर, मतलब इसमें क्या क्या हो रहा है? चाल हमेशा चेंज नहीं हो रहा है। समय क्या होता है? मतलब वेलोसिटी स्पीड क्या हो रहा है? यहाँ पे चाल जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो चाल का अचर होना इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहे हैं यहाँ पे, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है? मतलब किसी भी वेग, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या दे सकता है? नॉर्मली वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको जो एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो एरिया हम लोग निकालेंगे, वो आपको क्या देगा? वेलोसिटी मतलब अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी टी करेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे? जनरली एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन आपको एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है। वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन देगा। चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका ढाल, इसका स्लोप कह रहे हैं। इसका स्लोप आपको, जो ये स्लोप दिया हुआ है ना, ये स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कि अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक वेग किसको बोलते हैं? अपेक्षिक वेग की ऐसा इकाई क्या होती है? जहाँ वेग आ रहा है उसमें क्या है? वेग मतलब वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग 5 देख लिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कहता है कि दो वस्तुएं ए और बी का वेग क्रमशः वी ए और वी बी हो, दोनों वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो, दोनों वस्तु क्या है, एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही दिशा में गतिमान हो तो क्या होता है, ए के सापेक्ष बी का वेलोसिटी क्या होगा, ए के सापेक्ष बी का ये क्या होगा आपका रेस्पेक्ट अपेक्षिक वेग, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। अगर ये सेम दिशा में हो तो जब से सेम दिशा से मतलब यहाँ से ए इस बी ऐसा कुछ है, बी और बी भी दोनों दोनों एक ही के रिस्पेक्ट में इस तरह से चल रहा है। इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी भी है, एक वेलोसिटी है, एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। एक ही दिशा में चल रहा है तो बी क्या है, बी का अपेक्षिक है, बी का रिलेटिव वेलोसिटी, बी का रिलेटिव वेलोसिटी बी के अप्रॉक्स में, तो भी ये हो जाएगा, भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भी माइनस भी हो जाता है। बी का अपेक्षित वेग भी माइनस भी होता है, तो सिंपली इसको कर सकते हैं कि भी माइनस भी डिस्क्रीम कर सकते हैं। और ए के रिस्पेक्ट में होगा भी हो जाएगा, तो क्या होगा, एक ही दिशा में है तो भी माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ पे है ऊपर के प्रश्न में ये सापेक्ष बी के सापेक्ष एक अपेक्षिक में, तो भी निकालना है, अभी निकाल तो दिए, भी निकालना है तो क्या होता है, भी माइनस भी हो जाता है इसके केस में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, नंबर एक वस्तु विरामावस्था से, मतलब कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका हाइट यहाँ पे h दिया हुआ है, इससे गिरती है, यहाँ पे इससे यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे गिरती है नीचे की तरफ, ये गिरती है, इसका कुछ मास तो होगा ही, छोड़ दीजिए, लेकिन उससे कोई मतलब पृथ्वी पर पहुँचने पर उसका वेग क्या होगा, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा नॉर्मली, तो अगर यहाँ पे है इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और हाइट कितना है, h है, मतलब यहाँ से h डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो सिंपल अगर मोशन का इक्वेशन अगर लगाते हैं हम, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गिरते तो पहुँचने का वेग कितना होगा, क्या पहुँचने का वेग निकालने के लिए, वेग निकालना है तो वेग के लिए ये रिलेशन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ये वाला रिलेशन अगर हम यूज़ करते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या है, v तो फाइनल वेलोसिटी है, तो v यही तो फाइंड आउट करना है, u क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ गिर रहा है तो g, और हाइट क्या है यहाँ पे h है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2gh, यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, √2gh आपको मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समान के अनुक्रमानुपाती होता है, चली गई दूरी मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इसका मतलब कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अगर kt लिखते हैं, s इक्वल्स टू kt लिखते हैं तो k इक्वल्स टू s बाई टी कह सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब ये चाल के होगा ना, समान चाल से चल रही है, तब समान चाल से चल रही है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समान वेग से चल रही, समान वेलोसिटी से चलेगी, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समान वेग से चल रही है, समान वेग से चल रही है ऑब्जेक्ट क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो समान वेग से चल रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इस तरह से निकलेगा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में 10-10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दो समान कणों के समय विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ है, जो कि एक मान लीजिए इस तरह से एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री की, मतलब सपोज ये 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री, ऐसा कुछ कोण बनाती हुई सरल रेखा ड्रॉ होती है, तो दोनों को कोणों के वेग में क्या होगा, अंतर क्या होगा। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो अगर दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, स्लोप अगर निकाल देते हैं, इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर निकाल देते हैं, मान लीजिए कि tan 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल्स टू, तो इसका जो स्लोप देगा क्या देगा, वेलोसिटी देगा, इसका जो स्लोप देगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी कहीं था, बेग कहीं तो अनुपात निकालना है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल दिया तो tan 30 आया, और tan 60 किसका है, इसका भी स्लोप दे दिया तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी मतलब सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी अगर निकाल देते हैं, दोनों के बीच में रेशियो निकाल देता है, मतलब बेग का वेलोसिटी v1 अपॉन v2 के बीच में रेशियो निकालना है, मतलब tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री अगर ऐसा निकाल देते हैं नॉर्मली, तो क्या आएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है यहाँ पे, 1/√3, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है नॉर्मली, √3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3, मतलब v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 1/3, इसका रेशियो v1:v2 आपको 1:3 मिल जाएगी, 1:v2 क्या मिल जाएगा, 1:3 मिल जाएगी। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, वेगों का अनुपात 1/3 होगा। तो सिंपली मान ली कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ दिया हुआ था, जो ग्राफ होगा, अगर उन दोनों का स्लोप अगर निकालते हैं तो आपको वेलोसिटी दे देगा, आपको वेलोसिटी देता है। तो इस सारे ग्राफ आपको आते रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इस तरह से है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक कण का विस्थापन का समीकरण, उसका इक्वेशन दिया, मतलब s इक्वल्स टू a0 प्लस a1t प्लस a2 t स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो उसको त्वरण निकालना, उसका एक्सेलरेशन निकालना। त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालना, मतलब ये फाइंड आउट करना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, आप लोग क्या जानते हैं कि dv/dt होता है, क्या जानते हैं, वेलोसिटी v पहले नहीं होता, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ds/dt होता है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, तो हमारा वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और फाइनली एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या मिलता है, d/dt ऑफ ds/dt। सिंपली इसको करते हैं तो d2s/dt स्क्वायर, मतलब इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इसको आपको एक्सेलरेशन दे देगा। तो इस रिलेशंस में हम कर लेंगे, ऐसा करते हैं, d/dt ऑफ d/dt एक्सेलरेशन को इसको क्या कर लेंगे, a0 a1t a2 ऑफ t स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे d/dt तो है ही, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 इज a1, ये 2a1 आ जाएगा, 2a1t हो जाएगा। उसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2a1 हो जाएगा सिर्फ, मतलब ये फाइनली क्या हो जाएगा 2a1, मतलब d2s/dt स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a1, मतलब जो कि आपको दिस इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सिंपली कह सकते हैं यहाँ कि जो एक्सेलरेशन हो जाएगा पार्टिकल्स में, एक्सेलरेशन जो होगा, जो त्वरण जो होगा 2a1 के बराबर हो जाएगा, 2a2 नहीं, 2a1 नहीं, 2a2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2a2 त्वरण निकालने की तरह से हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि यदि किसी कण का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे पढ़ेंगे। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम मान लें कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पिंड का एक समान होगा, जो क्या होगा एक समान, हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब कोई कॉन्स्ट ऐसा कुछ निकालता है, मतलब अगर इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ds/dt क्या आ जाएगा, 2t1 आ जाएगा, 2t ऐसा कुछ आएगा। फिर से अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 एक क्या है कांस्टेंट है, 2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर यहाँ पे देखेंगे एस अपॉन डी टी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, एक समान निकालना है हमको, टारगेट क्या है एक समान मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। वेग कांस्टेंट नहीं होगा, प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होगा इनमें से। और आगे देखेंगे फिर से डी टू एस अपॉन डी टी क्या होगा एक्सेलरेशन देगा, तो इसको एक्सेलरेशन को अगर इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या होगा 2 जो कि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हमको यही तो निकालना है कि एक समान मतलब क्या त्वरण आपका कांस्टेंट होगा, ये भी नहीं होगा, तो फाइनल आंसर आपका त्वरण हो जाएगा। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, गति के समीकरणों को वैज्ञानिक ने किसने ज्ञात किया था। तो सिंपली ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, गैलीलियो ने दिया था। क्या दिया, गैलीलियो ने दिया था, नहीं करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14th है। 14 क्या कहता है कि एस टी और ए दिया हुआ है तो ए निकालना है, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपली डी बाई डी टी होता है, डी बाई डी टी होता है ना, एस ए इक्वल्स टू डी बाई डी टी। वी इक्वल्स टू क्या होता है डी एस अपॉन डी टी होता है, डी एस अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है। तो सिंपली हम वी इक्वल्स टू निकाल लेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट में वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी हो गया। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या आ जाएगा डी टू एस अपॉन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डी टू एस अपॉन डी टी का स्क्वायर। तब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का, पता ना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉलिंग गिर रहा है और फ्रीली फॉलिंग गिर रहा है ऐसा ऐसा, तो एक्स का क्या होता है, क्या इजी समान रहता है, समान एक समान बोलता है, तो सिंपल त्वरण ही होना चाहिए आई थिंक। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, क्या होता है ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, बाकी सब चेंज होते रहता है। और कभी ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी और एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आता है क्वेश्चन नंबर 16, एक पिंड का विस्थापन समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ऐसा डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू है, ऐसा कुछ निकालना। तो ऑप्शन में क्या है, पिंड के त्वरण का परिणाम, सबसे पहले त्वरण क्या, त्वरण निकालना। तो त्वरण का मतलब क्या है, डी एस अपॉन डी टी, एक कर लीजिए, डी टी एस स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण तो नहीं है, ये तो वेलोसिटी हो गई, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टू एस अपॉन डी टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। त्वरण तो ए हो गया, त्वरण तो ए इक्वल्स का डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब 60 हो जाएगा। समय के साथ एक एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, समय के साथ एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ेगा, समय के साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना, इस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि देखो टी की वैल्यू बढ़ेगी, टी की वैल्यू जैसा बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 क्या कहता है, यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी, यहाँ यह एस इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका त्वरण एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपली एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर होता है ना, जानते हैं ना, डी टू एस निकाल देंगे 2 टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस 2 बी टी हो जाएगा, ए प्लस 2 बी टी, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 भी निकल जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बी हो जाएगा। 2 बी कहीं आंसर दिया हुआ इसमें,
एक्सेलरेशन यहाँ पर है ना 2v, यहाँ पे 2v हो जाएगा सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, नंबर 19 क्या कहता है कि चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात, इसमें क्या है, चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात निकालना है। तो क्या होगा इसमें, एक या एक से कम होना चाहिए। क्या होता है, एक या एक से कम होगा इसका, कर निकालते हैं। ठीक है, एक या एक से कम होगा। चाल क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, दूरी बाई समय, दूरी बटा होता है ना, दूरी बाई समय। और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। दोनों के बीच में संख्यात्मक क्या होगा, नॉर्मली उस तरह से निकाल देंगे। क्या होता है, एक या एक से कम होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होगा, लगभग लगभग सेम होगा। अगर वो सेम होगा तो उसका जो वैल्यू रिलेशन होगा, एक ये क्या होगा, एक से कम होगा या एक के बराबर होगा। रेशियो, रेशियो एक से कम होगा या एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि दिए गए समय में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो दूरी निकालना, ठीक है, ये समानुपाती होता है। तो कैसे निकालेंगे, नॉर्मली सिंपल, तो हम रिलेशन सिंपल एच लिख लेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉलिंग है, जानते हैं ना कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या, एच होता है फ्री फॉलिंग में यू टी जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, हाफ यहाँ पे जी और टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एच इक्वल्स टू हाफ टी टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो नॉर्मली कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट भी होगा ना, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब सिंपल फ्री फॉलिंग मतलब समय के वर्ग के बराबर होगा, समय के वर्ग, समय के गुणनफल के त्वरित समय के वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, रूट एक्स इक्वल्स टू गिवन है टी प्लस 9 गिवन के साथ विस्थापन दर्शाता है, उसमें कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्स इक्वल्स टू टी प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 15t प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ निकल गया। और मान लीजिए इसका हमको क्या निकालना, वेग और त्वरण इस पर निकालना। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेग निकल जाएगा, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या दे देगा, वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 18, 2t प्लस 18 हो जाएगा। और इसका अगर 2t प्लस क्या समानुपाती नहीं हो रहा कुछ, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 मिल जाएगा, मतलब जो कि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जा रहा है, कांस्टेंट है। बाकी त्वरण पर निर्भर करता है, नहीं, त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। वेग का समय का व्युत्क्रमानुपाती, ये भी नहीं होगा। वेग का समय का त्वरण के ऊपर इसका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। जैसे कि कोई पिंड घूम रही है, तय की दूरी समय के द्वारा सीधा समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 3 सीधा समानुपाती होती है। नंबर 22 है ना जी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा, पिंड का त्वरण निकालना। दूरी समय के द्वारा समय के
सीधा समानुपाती होती है, मतलब सिंपली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं कि टी स्क्वायर होता है, डी एस अपॉन डी टी क्या होगा, 2t निकाल जाएगा, टी टू एस अपन त्वरण के साथ खेल रहे हैं तो 22 जो है क्या रहेगा, 2 मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे भी त्वरण कांस्टेंट होता है, पिंक का त्वरण क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अगर घूम रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन का क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का कुछ भाग ए द्वारा तो पी बी के मंदिर से करता है, यात्रा में कुल टी समय लगा हुआ है तो धन महत्तम वेग निकालना है, तो सिंपली मैक्सिमम वेग अगर फर्स्ट केस में निकालना है, फर्स्ट केस में वी एम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी वन हो जाएगा, टी वन टी टू अगर लगा मान लेंगे तो भी भी ठीक है, एक ये हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा इंटू टी टू हो जाएगा, दोनों के केस में हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तो इससे टी वन निकालेंगे, टी वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन अल्फा, टी टू इक्वल्स टू वी एम अपॉन बीटा हो जाएगा, इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। और दोनों का समय कितना लगा, टी वन प्लस टी टू लगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, वी एम अपॉन अल्फा प्लस वी एम अपॉन बीटा, ठीक है। यहाँ से वी एम, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, टी की तो निकालना टी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस टू वी एम इंटू अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अल्फा, सॉरी यहाँ गलत कर दिया हम, वी एम इंटू अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा हो जाएगा। अगर हमको फाइनली वी एम निकालना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी निकल, इस तरह से ये रिलेशन फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। 24 को किसी गतिमान पिंड का त्वरण, किस पिंड का त्वरण, पिंड का त्वरण क्या होगा, वेलोसिटी बाई टाइम के बीच में जो भी ग्राफ आएगा ना, त्वरण एक्सेलरेशन दे देगा, जो भी ढाल होगा उसका एक्सेलरेशन दे देगा, सिंपल, डी का कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, नियत बल के अधीन किसी पिंड का पथ क्या होगा, नियत बल के अधीन, ये फिक्स, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो किसी पिंड का पथ और कंटिन्यूस फोर्स यही लगा रहे हैं तो किसी वक्त जाएगा ऐसा कुछ, तो सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जी, सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इसका पथ हो जाएगा, इसका जो लाइन होगा सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि नियत बल होगा, कांस्टेंट फिक्स्ड फोर्स लगा रहे हैं, इसमें 10 न्यूटन है, हर एक इंस्टेंट पे मतलब 10 लग रहा तो ऐसे ही जाएगा, कुछ ज़रा बहुत इधर उधर चेंज होगा तो ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरह से हम इसको देख लिए,